नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 6 तक रिलीज़ हो चुका है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप सेट वाइज क्विज करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और डेली रात को 10 बजे आप ये प्रैक्टिस सेट वाइज क्विज भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्तमान सार्वत्रिक तापन और जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है? ठीक है, सार्वत्रिक तापन कहने का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, इसका क्या कारण नहीं है? देखिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन CO2, और वन नाशन मतलब डिफॉरेस्टेशन और मिथेन उत्सर्जन, ये सब कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के। इसमें किसी बात से नकारा नहीं जा सकता है कि इसके वजह से नहीं होते, ये सारे कारण हैं। ठीक है, अब यदि ये ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इससे हमारी धरती को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगा। तो इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। उस समझौते को हम लोग कहते हैं UNFCCC। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें कुल मिला के 195 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका पहला समझौता जो हुआ था वो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुआ था, जिसको लागू किया गया 21 मार्च 1994 से। ठीक है, और इसी के तहत 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कहाँ पे हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया? देखिए, ये सारे मुस्लिम धर्म से रिलेटेड मत हैं, इनको किसने किसने स्थापित किया इसके बारे में बात करनी है। तो चिश्तिया सूफी मत जो है, इसको स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की थी। ख्वाजा बदरुद्दीन ना कोई थे, ये शेख बदरुद्दीन थे। शेख बदरुद्दीन ने फिरदौसिया समाज की स्थापना की थी। शेख बदरुद्दीन ने फिरदौसिया समाज की स्थापना की। बात करते हैं शेख अहमद सरहिंदी की। शेख अहमद सरहिंदी को मुज्जिदीन की उपाधि प्राप्त थी। मुज्जिदीन की उपाधि प्राप्त थी। इन्होंने किसी सूफी मत का स्थापना नहीं किया था, इनको उपाधि प्राप्त थी मुज्जिदीन की। शेख बहाउद्दीन जकारिया के बारे में बात करते हैं, इन्होंने सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकबर के संबंध में बस एक कथन ये सत्य है कि अकबर ने 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में राज किया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। अब इन ऑप्शन को करेक्ट करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर मतलब ऑप्शन करेक्ट करके क्या होंगे। एक एक लाइन को करेक्ट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने पहले करा दिया है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें दिया हुआ संगम काल की प्रमुख 3 शक्तियाँ चोल, चेर और पांड्य के मध्य में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए, चोल, चेर और पांड्य की जब बात करें, तीनों का शासन कहाँ था? ये पेनिसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में इन तीनों का शासन था। अब एक करके हम बात करें आगे इनका लोकेशन क्या था, तो देखिए इनका लोकेशन हम बताते चले। ये था चेरों का लोकेशन, इस जगह पे चेर थे, मतलब केरल और ये इधर के तट के इलाके में ये चेर वंश का शासन था। ये था पांड्य वंश का शासन, कोरोमंडल तट पे कह सकते हैं, चेन्नई उन्नई के आसपास। और इधर थे चोल। ठीक है, ये 3 इस तरह से, सॉरी, ये चेर, इधर चोल और ये पांड्य, इस तरह से शासन था। बात करते हैं हम इन तीनों का कुछ प्रतीक चिन्ह था उसके बारे में। तो चोल जो थे, इनका प्रतीक चिन्ह, इधर चोल जो थे, इनका प्रतीक चिन्ह कहाँ हो गया, क्या हो गया? तो बाघ। ठीक है, और ये चेर जो हैं, इनका प्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह जो है ये था धनुष। ठीक है दोस्तों, और ये जो पांड्य हैं, पांड्यों का प्रतीक चिन्ह होता है एक कार्प मछली है। ठीक है, तो कार्प मछली जो है वो पांड्यों का प्रतीक चिन्ह है। तो और यहाँ से देखिए एक नदी निकलती थी ठीक इनके बीचों बीच से, ये थी कावेरी नदी। और इसका जो भी तट था, ये किनारे वाला स्थान या इसका जो मुहाना था, वो यूँ कहे कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। ऐसा कहा जाता था उस समय कि इस
मैदान में एक हाथी के लेटने के जगह में इतना उपज होता था जिससे 7 आदमियों का पेट भर सकता था। तो सोचिए कितनी उपजाऊ भूमि रही होगी। और इसी भूमि को लेकर के ये तीनों जो राज्य थे वो आपस में टकराते रहते थे। ठीक है, इनमें संघर्ष होते रहता था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है कि उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा थी इन तीनों की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें हमें बताना है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यों की कृतियों में होती है। ठीक है, विश्व की 100 प्रसिद्ध यदि कृतियों की बात करें तो उसमें कालिदास की किस कृति की बात की जाती है। देखिए, सबसे प्रसिद्ध इसमें कृति जो थी वो थी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कृति जो है वो सबसे प्रसिद्ध कृति थी। हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम के थोड़े से बारे में जानते हैं। इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया था। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के आपस में प्रेम, उनका विवाह, फिर उनकी जुदाई यानी कि विरह, फिर प्रत्याख्यान यानी कि उनका आपस में खोजबीन चलता रहा, कहाँ कौन गई, कहाँ कैसे मिली वगैरह वगैरह, और पुनर्मिलन, इसकी एक सुंदर सी मतलब चरित्र चित्रण इस अभिज्ञान शकुंतला में आपको सुनने को मिलेगा। बात करते हैं हम लोग ऋतु संहार की। ये कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। इतिहासकारों के द्वारा इस ऋतु संहार को कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया है कालिदास ने बड़ा ही अच्छे तरीके से। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा बसंत का काफ़ी अच्छा चरित्र चित्रण इन्होंने किया है। उनमें इन्होंने बात किया है कैसे एक प्रेमी और प्रेमिका पे प्रकृति का असर होता है, कैसे बरसात के दिनों में वो लोग सोचते हैं, कैसे शिशिर के समय में सोचते हैं, कैसे वसंत में अपने आप को देखते हैं, उनके मतलब शारीरिक कैसे इफेक्ट पड़ते हैं उनमें। ये सारा चीज़ों का वर्णन ऋतु संहार में कालिदास ने किया है। बात करते हैं मेघदूत की। इसमें बड़ा ही सुखद एक चरित्र चित्रण किया गया है एक ऐसे प्रेमी की जिसको उसके देश से निकाल दिया जाता है। वो अपने देश के बाहर जाके एक जगह बैठा हुआ है पहाड़ों पे और वहाँ से सोच रहा है कैसे हम अपनी प्रेमिका को अपना संदेश भेजें कि हम अभी वहाँ वापस नहीं आ सकते। तो जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका को कोई खत तो लिख नहीं सकता है, तो मेघ यानी बादल को अपना दूत बनाता है। ठीक, मतलब उसको संदेशवाहक बनाता है एक तरह का, और उससे कहता है कि तुम जाओ और कैसे कैसे तुम्हें बरसना है, कहाँ कहाँ पे तुम्हें रुकना है, इस मतलब इत्यादि इत्यादि समझा के अपने प्रेमिका के पास भेजता है। और इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन है सावन के पहले जो महीना आता है, आषाढ़ का महीना, उस महीने में कैसे बादल घुमड़ते हैं और कितना सुंदर लगता है दृश्य आकाश की तरफ देखने से। और उसमें एक बादल को पकड़ के वो प्रेमी ऐसा कहता है। ठीक है, तो ऐसा मेघदूत में उन्होंने वर्णन किया है। बात करते हैं हम लोग कुमार संभवम की। तो कुमार संभवम जो पुस्तक है, इस कुमार संभवम का अर्थ होता है कुमार का जन्म। ठीक है, इसमें पार्वती के जन्म से लेके भगवान शिव के विवाह तक का वर्णन कालिदास ने खुद से किया है। देखिए 17 संसर्गों में ये पूरी पुस्तक है, लेकिन 8 ही सर्ग लिखा है किसने? कालिदास ने। बाकी के जो सर्ग थे वो किसने लिखा है इसके बारे में भी इतिहासकार पूरी तरह से कह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्णन किसका है? तो माता पार्वती और शिव जी के विवाह तक का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास ने उमा महेश्वर के मिलन का ऐसा चित्रण किया, मतलब जिसके वजह से इन्हें श्राप मिल गया। ठीक है, और ये अपने काव्यखंड को पूरा नहीं कर सके। और बाद में कवियों ने ऐसा सोचा कि इसमें कुमार संभवम में कुमार के जन्म तक का जिक्र होना चाहिए, तो किसी ने बाकी के सर्ग लिख दिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कालिदास ने माना था कि ये बस उमा महेश्वर के मिलन तक ही कहानी रहेगी और इसमें अलौकिक प्रेम को बस दिखाना है कुमार संभवम के अंदर, इतनी ही कहानी रहेगी, बाकी बाद में इसमें किसी ने पूरा किया था। तो चलिए, ये कहानी हो गई हमारी कालिदास की पुस्तकों की। तो ये सबसे विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में किसको शामिल किया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम। क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप लोग पढ़िएगा, लेकिन पुस्तकें हैं संस्कृत में, इसको हिंदी में भी ये किया गया है, रूपांतरित किया गया है। तो कभी आप लोगों को टाइम मिले तो सर्च करके पढ़िए इंटरनेट पे, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, बात की गई है कि लागत और राजस्व
दोनों समान हो जाए। लागत और राजस्व का मतलब क्या होता है? राजस्व मतलब जितना सरकार के पास आया, जितने भी टैक्सेस वगैरह वगैरह जितना लगा के जो भी पैसा वो इकट्ठा किया सरकार, उसको बोलते हैं कुल राजस्व। और कुल राजस्व आने के बाद सरकार कितना हम लोगों पे खर्च करती है वो होता है कुल लागत। जब वो बराबर हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। इस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। ठीक है, बात करते हैं अब ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार की। एकाधिकार का दोस्तों मतलब होता है बाजार में प्रतियोगिता का अभाव। ठीक है, यानी कि दो व्यापारी नहीं है, व्यापारी एक ही है, इसको इंग्लिश में बोले तो मोनोपोली, यानी कि बेचने वाला एक और खरीदने वाले अनेक। अब बेचने वाले को जैसे मन करेगा, जितने का मन करेगा वो बेचेगा। जैसे आज धीरे धीरे इधर टेलीफोन का मार्केट होते जा रहा है, जियो अपना एक अधिकार जमाते जा रहा है। आगे कुछ दिनों में देखिएगा वो 3 महीने का पैक अभी बेच रहा है 600 में, आगे बेचेगा 1600 में। लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि कोई कंपनी ही नहीं रहेगी, उसका एकाधिकार रहेगा। वो यही चाहता है कि हमारा एकाधिकार हो जाए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग उत्पादन का स्तर संतुलन। ये क्या होता है? इसमें कोई फर्म अपने उत्पादन को कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है। मतलब कोई कंपनी है, जैसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो आज उत्पादन की 100 पैकेट उसको बाजार में भेज दी, देख रही है कल तक बिका नहीं, तो अगले दिन 50 पैकेट ही उत्पादन कर, उसके पास क्षमता है कि 100 पैकेट कर सके, लेकिन अगले दिन 50 पैकेट करेगी। तो बाजार में उसकी मांग बढ़ने लगी, अरे बिस्किट लाओ बिस्किट लाओ, लेकिन है नहीं। तो लोग कहे कि पहले अच्छा 5 का है, हम 6 रुपये देंगे तब बिस्कुट दो। तो वो देखा जाएगा अल्टीमेटली हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तरह से प्रोडक्शन को मैनेज करके जब चलना होता है तो उसको बोलते हैं उत्पादन का स्तर संतुलन। अब हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? इसमें बेचने वाले अधिक लोग होते हैं और खरीदने वाले जो होते हैं वो तो है, वो तो स्थिर बना हुआ है कि खरीदेंगे इतना लोग, लेकिन बेचने वाले अधिक हो गए। जब बेचने वाले अधिक हो जाते हैं तो इससे कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कीमत बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि लोगों के पास छूट है, हम उस दुकान से नहीं लेके उस दुकान से लेंगे, सब कोई बेचेगा एक हिसाब से, कोई ज़्यादा कम इसमें नहीं करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। भारत में किसी राज्य के ब्याज भार को उच्च लागत ऋण से निम्न लागत ऋण में क्रमिक परिवर्तन द्वारा कम करने की योजना क्या कहलाती है? देखिए, उच्च लागत से किसी राज्य सरकार के ब्याज भार को उच्च लागत ऋण से निम्न लागत ऋण में क्रमिक परिवर्तन द्वारा कम करने की जो योजना है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ऋण अंतरण योजना। क्या कहते हैं इसको? ऋण का अंतरण योजना। ऋण में अंतर कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक करके ऑप्शंस की बात करेंगे, बाकी ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगला ऑप्शन हमारा है ऋण बट्टे खाते में डालने की योजना। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में राइट ऑफ करना। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट ऑफ करना। जैसा अभी कुछ दिनों पहले आपको आरबीआई के द्वारा सुनने में आया होगा। तो ये क्या होता है? ऋण को बट्टे खाते में, ये जो है कि ऐसा नहीं है कि इसको राइट ऑफ कर दिया मतलब ऋण खत्म हो गया। यह बैंकिंग का एक सामान्य सा प्रक्रिया है, जिसमें बैंक लोग मतलब बैंक जो होता है वो अपना बही खाता जो होता है उसको साफ़ सुथरा करने में उसको मदद मिलता है, कि ताकि उसका मतलब खाता जो हो वो साफ़ सुथरा दिखे, मतलब ये नहीं दिखे कि घाटा में है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमने जुटाया है, उसको आपको दिखा देता हूँ। ये एक आर्टिकल मिला था मुझे, किसका? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के ये हेड रहे थे नरेंद्र। इन्होंने क्या कहा है कि लाइन इसको समझते हैं, तकनीकी रूप से देखें तो लोन बैंक की परिसंपत्ति होती है। ठीक है, फिर भी बैंक अगर इसे बट्टे खाते में डालने के लिए उत्सुक रहते हैं तो इसके 2 कारण हैं। कौन कौन कारण है भाई? पहला यह है कि इससे टैक्स के लिहाज से उन्हें फ़ायदा होता है, यानी बैंकों को टैक्स कम देना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे लोन उनके खाते से हट जाते हैं या उनकी बैलेंस शीट से ठीक से नहीं दिखती है, कर्जे को बट्टे खाते में डालने का निर्देश ब्रांचों के हेड ऑफिस से मिलता है, यानी कि उनके बैलेंस शीट से उस कर्जे को हटा दिया जाता है, जिससे उनका कर्ज जो है सीट साफ सुथरा दिखता है कि नहीं इसने कोई कर्जा वर्जा लिया दिया नहीं है। नरेंद्र कहते क्या हैं कि राइट ऑफ तब होता है जब किसी लोन के बारे में मान लिया जाता है कि अब उसकी वसूली नहीं हो सकती। वे आगे बताते हैं कि बैंक वसूली के लिए झंझट मोल लेना नहीं चाहते हैं, तो यह एक आसान सा तरीका है। कुछ मामलों में बैंकों के अधिकारी डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनियों के कर्ताधाताओं के साथ
साठ गांठ कर लेते हैं और पैसे खाकर रकम को बट्टे में डाल देते हैं। लेकिन छोटे लोन में ऐसा नहीं होता है। छोटे लोग यदि उनको दिख जाए तो उनके गर्दन पे चढ़ के लोग पैसा निकाल लेंगे, लेकिन ये बड़े लोगों के साथ क्या करते हैं, साठ गांठ करके कुछ पैसे लेकर उसको राइट ऑफ में डाल देते हैं। समझे? चलिए बढ़ते हैं अगले हम लोग ऑप्शंस की तरफ। सहायता अनुदान योजना क्या है? देखिए, महिला एवं बाल श्रमिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए सरकार एक योजना लाई थी, सहायता अनुदान योजना। बात करते हैं हम लोग ऋण समेकन योजना की। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डेब्ट कंसोलिडेशन। ये क्या होता है डेब्ट कंसोलिडेशन? बड़ा ही एक अच्छा सा ये मतलब ऑफर कहा जा सकता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से। ऋण समेकन योजना में क्या होता है कि यदि आपने चार तरह का मान लीजिए लोन ले रखा है, एक आपने स्टडी लोन ले रखा है, ऊपर से आपने होम लोन ले लिया, फिर आपने कार लोन ले लिया, इतने सारे लोन ले लिए। इसमें मान लीजिए आपने 5 लाख लिए थे, इसमें आपने 10 लाख ले लिए, इसमें आपने फिर से मतलब 8 लाख ले लिए, तो इस तरह से 10 और 18 5 23 लाख रुपये आपके पास कर्ज हो गया। और ये तीनों का ब्याज अलग अलग दर का लग रहा है, अलग अलग टाइम में आप जमा करना पड़ रहा है, आप हो गए एकदम परेशान। तो इससे निपटने के लिए एक योजना है डेब्ट कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है कि इन तीनों को बराबर जोड़िए, जैसे 23 लाख हो गया, तो अब क्या होगा कि डेब्ट कंसोलिडेशन में आप सीधे 23 लाख रुपया ऋण में ले लें। एक बैंक से आप 23 लाख रुपया ऋण ले लें, और 23 लाख रुपया जो होगा इन तीनों का जितना आपका ब्याज दर लग रहा है उससे कुछ कम ब्याज दर में ये 23 लाख आपको ऋण समेकन योजना के तहत मिल जाएगा। आप ये पैसा उठाइए, इसका पैसा 5 लाख, इसका 10 लाख, इसका 8 लाख, जो भी है, आप इन तीनों को रिपेमेंट कर दीजिए। बाबू तू ले तू साइड हो जा, तू ले तू साइड हो जा। और इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो इतना बोझ था कि 3-3 EMI को जमा करना है, ये बोझ खत्म हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया कि एक तो इंटरेस्ट रेट कम और एक ही जगह पे जमा करना है। ठीक है, इसको लोग बोलते हैं डेब्ट कंसोलिडेशन। ठीक है, ऋण समेकन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? देखिए, संचित निधि से जो धन निर्गमन होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है संविधान के 266 का क इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया। इसमें सरकार को मिलने वाले सारे राजस्व, जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, इन सब के बारे में, इन सब से जो भी पैसा सरकार के पास आता है, वो संसद के द्वारा ही इस संचित निधि में रखा जाएगा और संसद के निर्णय से ही इस संचित निधि से वापस भी निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। बात करते हैं हम लोग नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका अनुच्छेद 148 के तहत व्याख्या किया गया संविधान में। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे CAG हैं और इसका नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसको लोक लेखा समिति का आँख और कान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जितने पैसे खर्च हो रहे हैं उन सब का ऑडिट इसी के पास होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। अधिक मंत्री, ये ऑप्शन पता ना क्या दिया हुआ है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। चाची झूठों को बन गई हैं, पता ना क्या समझती हैं अपने आप को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है दोस्तों, वो कानून की संवैधानिकता को सुनिश्चित करने की शक्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी निर्णय की समीक्षा करना यह न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। यदि वे कानून संविधान के विपरीत पाए जाते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित करके ख़त्म भी किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए निम्न में नीचे दिए गए जो शहर हैं उनको सजाना है। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। हमने मैप अच्छा सा ले रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिएगा, इसमें जो जो ऑप्शंस हैं मैं उनको मार्क करके रखा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ। देखिए, पहला हमारा ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग जाएंगे। पहला दिया हुआ है सैन फ्रांसिस्को। देखिए दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को जो है वो यहाँ दिखाया गया है। ये हो गया हमारा सैन फ्रांसिस्को। ये सबसे
मतलब पश्चिम की तरफ पड़ रहा है। उससे जब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग पूर्व की तरफ तो मिलेगा हमें लॉस एंजल्स। देखिए यहाँ पड़ रहा है लॉस एंजल्स, इससे थोड़ा सा पश्चिम तरफ है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के बाद ऑप्शन दिया गया हमारे पास ह्यूस्टन। देखिए दोस्तों ह्यूस्टन कहाँ है, वो यहाँ पे है, ये रहा हमारा ह्यूस्टन शहर। ठीक है, आगे हमारा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क जो है दोस्तों वो कहाँ पड़ता है, यहाँ पे, ये हो गया हमारा न्यूयॉर्क। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो ये राज्य इस तरह से लाइन से मिलेंगे हमें। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश पड़ता है। इसके नीचे पड़ेगा मैक्सिको और ऊपर पड़ेगा कनाडा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासन को देखा था। देखिए दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासन को देखा था किसने, तो अमीर खुसरो ने। कौन देखा था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो इन्हें इनका जन्म जो था वो 1253 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये कवि, शायर, गायक, संगीतकार सब कुछ थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड, डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इनमें भरी हुई थी। इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनको तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता भी कहा जाता है। इनका एक दोहा है जिसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान देंगे एक लाइन करके। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। मतलब खुसरो ने ऐसा लिखा है कि एक बाजी मैं अपने पति के साथ खेलूंगी, यदि जीत गई तो वो तो मेरे पति हैं, तो उनसे हारना क्या है, कोई बात नहीं, और हार गई तो किससे हारी, पति से ही हारी, मतलब दोनों में खुशी हमारी ही है। ठीक है, इस तरह का उन्होंने लिखा है। उनके एक मतलब कहमुर की, जिसको आप लोग बोलते हैं बुझवलिया, वो एक मैं कहता हूँ, आप लोग सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसका जिक्र किया है। टाटी तोड़ के घर में आया, अर्तन बर्तन सब सरकाया, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सखी। उसकी सखी पूछती है ए सखी कौन साजन, तो जवाब देती है ना सखी कुत्ता। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ हम ध्यान देंगे। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें जियाउद्दीन बर्नी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है, तो इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक नाम यहाँ पे नया आया है, शमस सिराज के बारे में पिछले दिनों मैंने बताया था, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मिनहाज उस सिराज जो है, उन्होंने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है। ये नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नसीरुद्दीन महमूद जो हैं वो गुलाम वंश के शासक थे। इनके बारे में मतलब नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने टोपी सी करके अपना जीवन यापन किया था, और उन्हीं के बारे में कौन लिखा है, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग रुख करेंगे। राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार टिप्पणी की है कि राजा जब मर गया तो बदायूं ने लिखा कि प्रजा को अपने राजा से और राजा को अपने प्रजा से मुक्ति मिल गई। किसके मृत्यु पे ऐसा लिखा था उन्होंने, देखिए इसमें आंसर डी है, ये गलत है। ये लिखा था उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पे। देखिए काफ़ी हास्यास्पद रहा है इनका कार्यकाल, एक एक करके हम बात करेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स पे। क्यों हास्यास्पद रहा है, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो पढ़े लिखे बेचारे बहुत थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन जितनी योजनाएं इन्होंने लागू की वो सारी योजनाएं किसी न किसी कारणवश फेल कर गई। इसलिए इनको मतलब और भी कई कारण थे। इन्होंने अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इनको स्वप्नशील पागल, रक्त पिपासु इत्यादि इत्यादि बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है। ठीक है, इनके द्वारा जो भी फैसले लिए उनमें से फैसलों के बारे में कुछ बात करते हैं। दोआब के कर में वृद्धि, ठीक है, जैसे गंगा नदी और ये जमुना नदी के बीच की जो भूमि पड़ती है इसको बोलते हैं हम लोग दोआब। कहीं भी दो नदियों के बीच की भूमि को बोलते हैं दोआब। तो इस क्षेत्र में जब उनका राज था तो ये गंगा यमुना के बीच की जो भूमि थी, इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया कि कर को दुगना कर दिया एक ही बार में, और हुआ ऐसा कि यहाँ पे पड़ गया अकाल।
अब इनके जो सैनिक लोग थे वो चढ़ने लगे किसानों पे कि भाई टैक्स दो टैक्स दो। बोले अरे एक गधा हुआ, हमारा तो अपने घाटा लग गया, अकाल पड़ गया, हम तो टैक्स कहाँ से दें। हो गया भारी विद्रोह, बहुत स्थिति खराब हो गई। दूसरा एक इनका मतलब असफल प्रोग्राम रहा था राजधानी का परिवर्तन। देखो इन्होंने किया क्या, ये मंगोलों के आक्रमण से डरते थे। इनको डर ये था कि मंगोल कहीं आक्रमण करके हमारे राज्य को हथिया न लें। तो इस तरह से यदि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा पड़ता है दिल्ली, ठीक है। तो ये सोचते थे कि इधर से यदि मंगोल आक्रमण कर दे तो हम इसमें घेरा जाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे हम चले आते हैं, महाराष्ट्र में एक जगह था दौलताबाद, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी दौलताबाद सब एक ही है। तो सोचे कि वहाँ पे अपनी राजधानी को हम कर लेते हैं। लेकिन एक गधा को ये नहीं पता था, वहाँ से सबको एक बोला कि चल रे, गर्मी के दिन में सबको उठाया, बोला चलो राजधानी चेंज करना है। कहाँ राजधानी ले जाना भाई? तो वहाँ से जब चला तो देखो इधर विंध्याचल पर्वत पार करो, नर्मदा नदी पार करो, फिर इधर आओ तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पार करो, फिर ताप्ती नदी पार करो, अजंता का जो पहाड़ है वो पार करो, तब पहुँचेंगे हम लोग कहाँ? महाराष्ट्र में। अब इतना पहाड़ नदी पार करते करते इसके साथ जितने लोग चले थे उसमें से आधे लोग इधर रह गए। जब वहाँ पहुँच गया दौलताबाद में तो पीछे मुड़ के देखा, बोला मंत्री से रुक, कहाँ है सब लोग? ले सब कोई तो निकल लिया रास्ते में। कहाँ निकल लिया? चल गया सब ऊपर। इतना पहाड़ नदी खाई पार कराया गया तो डोली में बैठ के, घोड़ा हाथी में बैठ के चल दिए। बाकी लोगों तो पैदल ना आना था। कोनो डूब गया, कोनो पहाड़ पर तड़प के मर गया। बोला वो ऐसा बात है, चल चल यहाँ नहीं रहेंगे, चल वापस चल, फिर चल दिल्ली। ले अभी तो जब पहुँचले था बोल दिया गधा के चल दिल्ली। अब जो भी आदमी इधर से बचा था वो अब चलने लगा इधर से। अब वो लोग इधर नदी में कोनो डूब गया, कोनो पहाड़ पर रह के मर गया, कोनो भूखे मर गया। इस तरह से चलते चलते दिल्ली पहुँचते पहुँचते बाकी जो लोग था उसमें से मतलब 1000 लोग चला तो उसमें पता चला 200 लोग पहुँचा। इस तरह की स्थिति थी। तो जनता को भूखे चला कर मुँह आ दिया बेचारा। तो ये भी इसका प्लान फेल हो गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। पीतल और तांबा का जो सिक्का था बोल दिया कि उसको चांदी का सिक्का टका के बराबर मान के चलाना है, यही टका है। और सिक्का का ढलाई जो होगा उस पर नियंत्रण रखवे नहीं किया, लोग अपना घर ही सिक्का ढालने लगा। ले लोग अपना घर ही डाल डाल के सिक्का आपकी बनाने लगा। अब बाज़ार में इतना सिक्का हो गया ना कि लोग एक एक पैकेट लेके जाता था, घूम के आता था एगो ब्रेड खरीदने के लिए। स्थिति बहुत ख़राब हो गई। इस तरह से जो भी उसने मतलब सोचा कि ये काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, पढ़ लिख के बेचारा आया था, लेकिन सब चीज़ उसका असफल हो गया। तो इसको असफलताओं का बादशाह भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? असफलताओं का बादशाह। अब बात करते हैं हम लोग बलबन की। देखिए बलबन के बारे में बात करें तो ये इसका शासनकाल 1265 से 1286 तक रहा था, ठीक है। ये भी गुलाम वंश का शासक था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। इसने फारसी त्यौहार नौरोज आरंभ करवाया था। इसने एक प्रथा आरंभ करवाई थी सिजदा और पैबोस की। ये दोनों राजा के प्रति सम्मान के लिए दर्शाया जाता था, सिजदा और पैबोस। इसमें क्या होता था, जमीन पर लेट के और राजा के तख्त और इसके मतलब घुटनों को चूम के ये मतलब दिखाया जाता था, ठीक है। ये मतलब सम्मान का एक भाव दिया जाता था। इसने तुर्कान ए चहलगानी एक व्यवस्था थी 40 गुलामों को रखने की, उसको समाप्त करवाया था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ठीक है, बलबन ने। ये रक्त और लौह की नीति जो है एक्चुअली इसका नारा दिया था बिस्मार्क ने, वो जर्मनी का था, लेकिन इस नीति को अपनाया किसने था? तो बलबन ने अपनाया था, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुन के रखा होगा। अब थोड़ा सा हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल चला था दोस्तों, वो 1296 से 1316 तक चला था, ठीक है, 1316 तक चला था। इसने सीरी का किला, 1000 खंबा का महल इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में मद निषेध, भांग खाना, जुआ खेलना इत्यादि पे प्रतिबंध लगवा दिया था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। बात करते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग क्या क्या जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक वृद्धि और सहयोग के प्रोत्साहन के लिए एशिया और सुदूर पूर्व के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग की सिफारिश पर नवंबर 1966 में किस संस्था का गठन हुआ था? क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, हमने अपने से समझा दिया कि एशिया और सुदूर पूर्व में
विकास के लिए किस संस्था का गठन किया गया। ठीक है, इसके बारे में बात करनी है हम लोगों को। तो इसके बारे में देखिए गठन किसका किया गया, मैं आप लोगों को बताते चलूँ। देखिए दोस्तों, एशिया और सुदूर पूर्व की हम लोग जो बात करेंगे तो वो शुरू होता है यहाँ से। थोड़ा सा मैं पेन को और बड़ा कर लूँ। देखिए इधर रहा हमारा इंडिया, यहाँ पे क्या है, इंडिया। यहाँ पे हो गया हमारा इंडिया, और इंडिया से बॉर्डर लगता है, देखिए किसका किसका, वो मैं दिखाते चलूँ। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, ये सारे जो देश हैं, जितने देशों का मैं नाम लूँगा, इन लोगों का एक संगठन जिसको बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं, आसियान संगठन बोलते हैं। ठीक है, आसियान संगठन में 10 देश आते हैं, उनमें से म्यांमार का जो सीमा है वो इंडिया के साथ लगता है। तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इधर हो गया हमारा थाईलैंड, उसके नीचे हमारा पड़ता है मलेशिया, उसी में नीचे में एक छोटा सा देश है सिंगापुर, फिर इधर पड़ता है ब्रुनेई। ठीक है, और ब्रुनेई और नीचे में पड़ जाता है हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, और उसके बाद पड़ता है हमारा यहाँ पे फिलीपींस। इस तरह से होते हैं हमारे 10 देश। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग नाम उसका रिवाइज कर लेते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इन सबको मिला के एक बैंक का गठन किया, और भी उसमें बहुत सारे देश हैं, तो एक बैंक का गठन किया। उस बैंक का नाम है दोस्तों ADB, एशियान डेवलपमेंट बैंक। कौन सा बैंक, आसियान डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो फिलीपींस में पड़ता है, फिलीपींस के मनीला में। देखिए फिलीपींस की राजधानी है यहाँ पे मनीला, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूँ। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में ADB का मुख्यालय होता है। इसके अध्यक्ष हैं मसत्सुगु असाकावा। ADB के अध्यक्ष कौन है, मसत्सुगु असाकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर को 1966 में हुई थी। ठीक है, और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है ADB के, उनका नाम है अशोक लवासा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के हर एग्जाम में पूछ सकता है। अशोक लवासा जो हैं वो ADB के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अब अपने ऑप्शन की तरफ हम लोग रुख करेंगे। तो इस ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, यानी कि अमेरिका में। और इसकी प्रेसिडेंट जो उनका नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड, वो जर्मनी से हैं। बात करते हैं हम लोग FAO की, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम में है। इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसके जो हेड है उनका नाम है जैक्स ड्योफ। ठीक है, इस तरह से। और एक ऑप्शन और बचता है हमारा एशियाटिक सोसाइटी, ये आप लोग सब जानते होंगे। 1784 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करेंगे। संविधान सभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। देखिए दल बदल का जो कानून है ये प्रतिबंध लगाया गया कब से, तो संविधान का 52वां संशोधन करके इस पर प्रतिबंध लगाया गया। और बाकी की जो संशोधन है यहाँ पे 42वां संशोधन, ये 1976 में, 78 में, 44वां, 52वां संशोधन कब किया गया, इसके बारे में आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि 52वां संशोधन कब किया गया, उसमें क्या क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, सारा कुछ हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझिएगा अच्छे से। प्लाया झीलें किसको कहते हैं, ये प्लाया झीलें लवणयुक्त झीलें हैं। इनका निर्माण मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। देखिए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से मैं समझा दूँ। देखिए प्लाया झील खास करके मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। ये ऑप्शन जो आंसर जो लिखा हुआ D ये गलत है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। देखिए होता क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जब हवाएं तेज चलती हैं तो कुछ जगह का बालू को उठा करके और क्या करती हैं, दूसरी जगह पे ले जाके जमा कर देती हैं। और जहाँ से बालू उठा वहाँ पर देखिए इस तरह से गड्ढा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब गड्ढा होता है और बरसात में यदि पानी पड़ता है इस पर, तो क्या होगा, ये पूरा गड्ढा जो है वो भर जाएगा। इस तरह का यदि
गड्ढा गड्ढा पूरा मैदान बन जाए। तो देखिए ये गड्ढा हो गया और बरसात आया तो इसमें पूरा तरह से पानी भर गया। अब ये एक झील का आकार ले लेता है, काफ़ी उथला झील होता है, छिछला सा, लेकिन इसी झील को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाया झील बोलते हैं। और ये काफ़ी नमकीन होता है, ठीक है। राजस्थान में आपको इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे प्लाया झीलों के, जिसमें मुख्य आपका पड़ेगा सांभर झील, टिडवाना झील, ये सब किस तरह का झील है? ये सब प्लाया झील है। और सबसे बड़ा प्लाया झील जो है वो बोलीविया देश में है, जिसका नाम है सलार डे यूजुनी, जो 4085 वर्ग मील के एरिया में फैला हुआ है। अब ये जो धूल, इसमें से मिट्टी जो उड़ गया, वो जाके जब एक जगह डिपॉजिट होता है यानी जमा होता है, तो वो लोयस का मैदान बना रहता है, ठीक है। ये मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होती है क्योंकि जमी नहीं ना है, उड़ के आके एक पे एक बैठ गई है, तो ये काफ़ी भुरभुरी होती है, ठीक है। इसको लोयस का मैदान कहते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर ले। ये हो गया हमारी पृथ्वी, ये हो गया भूमध्य रेखा, और ये कर्क रेखा, और नीचे से गुजरती है 23.5 डिग्री से मकर रेखा। तो उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है कि ऐसा कटिबंध जो हमेशा गर्म रहे, तो यही होता है। ये पूरा बेल्ट जो है इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है सालों भर इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में चमकते रहता है, तो ये पूरी जो एरिया होता है वह पूरा का पूरा हमेशा गर्म रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो 23 से 66 इधर यानी उत्तर, और 23 से 66 दक्षिणी गोलार्ध में। ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं हम लोग मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, यानी इसको ही हम लोग समशीतोष्ण भी बोलते हैं। यानी कि इधर थोड़ा थोड़ा शीत भी रहेगा, यानी ठंडा भी रहेगा, और थोड़ा थोड़ा गर्म भी रहेगा, तो इसको शीतोष्ण कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हम लोग बोलने लगे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम अवरोह क्रम में विन्यस्त करें तो सही क्रम कौन सा होगा, यानी किन किन राज्यों का क्षेत्रफल किस तरह से उसको सजाना है। तो सीधा सीधा ऑप्शन से चलते हैं। सी हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जो चलेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। बात करते हैं हम लोग राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसको पिंक सिटी बोलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। सब जगह के सीएम की बात करें तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश के जोगी जी। अब इन चारों राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा कौन कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये भी बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, निश्चित ही समझ में आएगा। बोतल की गर्दन तक मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? देखिए भाइयों, इसको बोलते हैं हम लोग बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अब इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होता, एकदम भर गया है, जिसे नहीं बोलते हैं भोजपुरी में घेट्टी तक एकदम खा ले नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो मांग होती है वो अचानक से गिर जाती है, ठीक है। मांग क्या होती है? अचानक से गिर जाती है। क्योंकि बाज़ार में पैसा अब इतना हो गया है, इतना ज़्यादा पैसा हो गया है कि लोग उसको बाज़ार में लेके घूम रहे हैं और सामान मिल ही नहीं रहा है। इन्फ्लेशन के चलते क्या होता है कि पैसा ज़्यादा हो जाता है लोगों के पास और सामान बाज़ार में कम हो जाता है। तो इस स्थिति में अब ऐसी स्थिति पहुंच गई है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अब इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं सहन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी है, इसमें किस तरह का ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, किसी में वर्णन नहीं किया गया इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ, जातियाँ नहीं, अनुसूचित जनजातियाँ यानी ट्राइब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में निवास करती हैं। परसेंटेज नहीं, जनसंख्या की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि का जो क्षेत्रफल है वो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर नहीं दोस्तों, राजस्थान में। राजस्थान का जो 66% भूमि है वो बंजर है एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? देखिए पहला हमारा ऑप्शन है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान,
देखिए विदेशी व्यापार संस्थान को क्या कहते हैं हम लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। फॉरेन ट्रेड की स्थापना कब की थी, 1963 में। इसके अध्यक्ष भी हैं अजय कुमार भल्ला। बात करते हैं ऑप्शन बी की, भारतीय पैकेजिंग संस्थान। भारतीय पैकेजिंग संस्थान जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। बात करते हैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की। इसको लोग बोलते हैं मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, और ये कोच्चि में है। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन जब ऑप्शन डी की बात करेंगे, कृषि एवं संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड खाद्य सामग्री निर्यात विकास प्राधिकरण जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, वो जयपुर मुन्ना होकर कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये वाला गलत था, ये मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। तो इस तरह से आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लिंक को फॉलो कीजिए और आके रात में 10 बजे सेट वाइज टेस्ट दीजिए। नमस्कार।